क्लास 8 है हमारी बीपीसीसी 109 की। और इसमें आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर है कि मेन रिसर्च मेथड कौन कौन से होते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है। जनरली क्या होता है कि हम साइकोलॉजी के अंदर हमारे जो भी रिसर्च मेथड होंगे वो नॉर्मली सेम ही होते हैं। जैसे चाहे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हो चाहे और कोई साइकोलॉजी की फील्ड हो, किसी भी चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, रिसर्च मेथड नॉर्मली हमारे सेम होते हैं। तो पहले तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती क्या है? तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी करती है कि कैसे एक पर्सन ग्रो करता है, कौन कौन से उसमें चेंजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं लाइफ की उसमें वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से वो चीजों को समझता है। अब बात करते हैं इसके रिसर्च मेथड्स की। तो फर्स्ट आपका है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में क्या आता है? नॉर्मली ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है। तो रिसर्च इसमें क्या करेगा? अपने क्लाइंट को या फिर जिसपे भी वो स्टडी करना चाहता है पार्टिसिपेंट को यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा कि पर्सन है वो कैसे बिहेव करते हैं सर्टेन सिचुएशंस में। ठीक है। ये उसको रिकॉर्ड करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कि अगर आप बच्चों को खेलते हुए देखना चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि बच्चों का रिएक्शन कैसा होता है जब वो खेलते हैं, या फिर वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं खेलते हुए, तो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो खेलते हुए। ठीक है। देन सेकंड मेथड आपका इसके अंदर आता है सर्वे एंड इंटरव्यूज। सर्वे एंड इंटरव्यूज के थ्रू भी आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मली हम लोग करते भी हैं, जैसे कि आपकी एमई इन साइकोलॉजी में रिसर्च होती है, बी इन साइकोलॉजी में प्रोजेक्ट का जो काम होता है। तो डेटा कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? जनरली सर्वे के थ्रू करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं, या अगर पेशेंट के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट के पास जाएंगे और उनसे उनकी मतलब की जर्नी के बारे में पूछ सकते हैं, या जिस भी रिगार्डिंग वो हमारा डेटा कलेक्शन होता है, जो भी हमारी स्टडीज होती है, जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा सर्वे मूड डिसऑर्डर क्वेश्चन आयर के बारे में, तो मैं लोगों से जाके उनका मूड डिसऑर्डर के बारे में जान सकती हूँ। मूड डिसऑर्डर क्वेश्चन आयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उनसे पूछ सकती हूँ। ठीक है। तो बेसिकली सर्वे और इंटरव्यू के अंदर बेसिकली यही होता है। कई बार हम गूगल फॉर्म भी बना लेते हैं ऑनलाइन करने के लिए सर्वे को, तो ताकि हमें पर्सनली हर एक पर्सन के पास ना जाना पड़े। तो इसके अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो क्वेश्चन पूछता है उस पर्सन के बारे में, उसकी एक्सपीरियंसेस के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, कि उसको कैसा फील होता है, किस तरीके का वो पर्सन है, जो भी उसकी सर्वे का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे माइट आस्क पेरेंट्स हाउ दे डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन और हाउ दे फील अबाउट बीइंग ए पेरेंट। आपको पेरेंट्स बन के कैसा फील होता है, या फिर आपको अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखने के लिए आप क्या करते हो। तो ये हम एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन हम बेसिकली पूछ सकते हैं सर्वे एंड इंटरव्यूज में। ये भी एक रिसर्च का तरीका है। देन एक तरीका होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज या एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को नहीं भी कर सकते। और अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज लिखा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसके अंदर हम कंट्रोल कर पाएंगे। जहां पे भी एक्सपेरिमेंट की बात आती है, मतलब कि हम लैब के अंदर वो चीजें कर रहे हैं या फिर कंट्रोल सिचुएशन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो सिचुएशन को क्रिएट कर रहा होता है। ये नेचुरल स्टडीज नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। मतलब लैब के अंदर किया जा रहा है और वैसे सिचुएशन क्रिएट मतलब कि करनी पड़ती है हमें। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें देखना होता है कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा। जैसे कि मैंने कोई सिचुएशन क्रिएट कर दी कि कॉफी पिला के, कॉफी पिलाने से आपको कितनी नींद आएगी, ये एक हो सकता है। या फिर नॉर्मली एक जैसे कि अगर मैं चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो उसमें भी कर सकती हूँ कि मैं एक बॉक्स रख के ये चेक कर सकती हूँ कि उस बॉक्स में से कितनी फटाफट वो चीजें, मतलब कि उस डोर को ओपन करके वो बाहर निकल सकते हैं। या कोई मेज हो सकती है, कोई पजल हो सकती है कि उसमें कितनी जल्दी जो चूहे हैं वो रास्ता ढूंढ के बाहर आ सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ना सिचुएशन क्रिएट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। वेरिएबल्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, जिसपे हम स्टडी करते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्सन का या फिर जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये हमें चेक करना होता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल के थ्रू। और यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो कंट्रोल होगी। ठीक है। मेन इसमें जो हमने ध्यान रखना है, यहाँ पे हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे माइट गिव सम चिल्ड्रन इन न्यू टॉय एंड सी हाउ इट इन्फ्लुएंस देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कंपेयर टू चिल्ड्रन विदाउट द टॉय। अगर आप किसी बच्चे को टॉय देते हो और उसके थ्रू उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखा रहे हो, कोई ऐसा एजुकेटेड टॉयज दे रहे हो, तो उसके थ्रू वो कितनी जल्दी सीख पा रहा है, और विदाउट टॉय उसको कितना टाइम लग रहा है सीखने में। ये आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है। आजकल तो बहुत सारे एजुकेटेड टॉयज बच्चों के लिए चले हुए होते हैं। देन नेक्स्ट आपका इसके अंदर है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज।
लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में बेसिकली आपका क्या होता है, ये हम बेसिकली शायद पहले भी कर चुके हैं रिसर्च वाले उसमें सब्जेक्ट में। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सेम ग्रुप ऑफ पीपल हम लंबे टाइम तक उस पर स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने स्टडी स्टार्ट करी 9th क्लास के बच्चों पे, और वो स्टडी कंटिन्यूअसली चली है कम से कम 5-6 साल के लिए। तो मैं वो सेम ग्रुप ही रहेगा, जो 9th क्लास में बच्चे थे ना वही सेम रहेंगे, और उन्हीं पे मैं मतलब कि लंबे टाइम तक स्टडी कर रही हूँ, चाहे 4 साल लगे चाहे 5 साल। मैं अपना जो सैंपल है वो चेंज नहीं कर रही, मैं अपने पार्टिसिपेंट चेंज नहीं कर रही। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। कि सेम ग्रुप रहेगा, ठीक है, सेम ग्रुप ऑफ पीपल ओवर ए लॉन्ग पीरियड। कई बार बहुत सारे साल भी लग जाते हैं किसी किसी पे रिसर्च करने पे, ठीक है। या फिर देखो एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, दिस हेल्प रिसर्चर सी हाउ पीपल चेंज ओवर टाइम, कि लोग किस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, ये हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। देन एक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती है, ये इसकी उलट होती है, कि एक ही टाइम पे बेसिकली आपने डिफरेंट डिफरेंट एज ऑफ ग्रुप ले लिए और उस पे आप स्टडी कर रहे हो। क्योंकि आपको ये हो सकता है कि आपके पास टाइम की कमी हो, या फिर आप कंपेयर करना चाहते हो कि डिफरेंट एज में कोई किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, आप ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को हम बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस स्टडीज कंपेयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेम टाइम पे, अलग अलग लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो उनको हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके 5 मेथड्स हैं जो कि हम रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है बेसिकली, एलुसिडेट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल डेवलपमेंट इन इन्फेंट। जो इन्फेंट होते हैं, जो आपका बेबी होता है बेसिकली 0 to 2 ईयर के बीच में, उनकी जो विजुअल डेवलपमेंट होती है वो किस किस टाइप से होती है, और उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है कि स्टार्टिंग से लेके 2 साल तक, क्योंकि यहाँ पे इन्फेंसी आपका एज पूछा है, तो इन्फेंसी एज में आपने बताना है कि यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, विजुअल डेवलपमेंट कैसी होती है उसके बारे में, और किस टाइप से ये चीजें बढ़ती हैं। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है कि बेसिक विजुअल एबिलिटीज। जब बच्चा बेसिकली बॉर्न होता है तो वो चीजों को देख तो पाता है, लेकिन उतना क्लियर नहीं देख पाता जितने की एडल्ट देख पाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि बच्चा बेसिकली देख तो पाएगा, लेकिन उतना क्लियर उसका विजन नहीं होता जितना कि बड़े लोगों का होता है। तो उसकी जो आई साइट होती है वो बहुत ज्यादा दूर तक भी नहीं जाती, थोड़ा सा पास तक वो देख पाता है, उसको ब्लर ब्लर से थोड़े से चेहरे दिखते हैं, उतना मतलब कि क्लियर नहीं देख देख पाता बच्चा, ठीक है। तो बेसिक विजुअल एबिलिटीज जो होती है एक बच्चे के अंदर जब वो बॉर्न होता है तो किस टाइप की होती है, चीजें वो देख पाएगा, लेकिन एडल्ट्स की जितना क्लियर वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। देन उसका होता है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन में बेसिकली क्या आता है कि बच्चे को बेसिकली 2-3 महीने लग जाते हैं या कुछ महीने लग जाते हैं प्रॉपर आईसाइट डेवलप होने में, ठीक है। जैसे कि आप छोटे बच्चे को नॉर्मली बोलोगे ना, जिसकी जो बॉर्न हुआ है, या फिर आपका 2 या 3 महीने का बच्चा है, आप उसको दूर से हेलो बोलोगे, मतलब कि आपके आसपास का जो 200 मीटर का डिस्टेंस है, वो बच्चे को आप नजर नहीं आ रहे होगे, क्लियर नजर नहीं आ रहे होगे, तो बच्चे समझ नहीं पाएगा कि जो वॉइस आ रही है वो किस साइड से आ रही है। वहीं पे एक बच्चा है कि 2 साल का हो गया है या फिर 1.5 साल का हो गया है, उसको आप बोलो, वो प्रॉपर उसका आईसाइट डेवलप हो जाता है, विजुअल डेवलपमेंट हो जाती है प्रॉपर तरीके से, और वो क्लियरली देख पाता है और जज भी कर पाता है कि हाँ कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी चीजें हैं, आपस में वो उनको रिलेट भी कर पाता है, ठीक है। कौन सी आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन, कि बेसिकली बच्चे के अंदर क्या होता है, कुछ मंथ तक डेप्थ डाउनलोड मतलब कि डेप्थ उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं स्टार्टिंग के प्रॉपर, ताकि वो डिस्टेंस तक देख पाए, दूर तक देख पाए, ठीक है। विच हेल्प देम अंडरस्टैंड डिस्टेंस एंड जज वेयर ऑब्जेक्ट आर इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है, कि उससे कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे क्या चीज है, उसको वो देख पाए। देन ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट इसके अंदर आता है। ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्या आता है कि अराउंड 2 to 3 months ओल्ड बेबी स्टार्ट टू ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट विद देयर आईज। अभी तक क्या था कि कोई चीजें स्टेबल थी ना तो वो देख पा रहा था, लेकिन जब बच्चा 2 से 3 महीने के बीच में हो जाता है, 2 महीने से छोटा बच्चा ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट को मतलब कि बेसिकली जो मूवमेंट कर रही होती है चीजें उसको नहीं देख पाता, उसको ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन 2 से 3 महीने के बच्चा या उससे बड़ा बच्चा अब धीरे धीरे कोई चीज मूव कर रही होती है उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। उसको वो देख पाएगा कि कोई चीजों में मोशन हो रहा है, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये चीजें देखना कि एनवायरनमेंट के अंदर कैसी कैसी चीजें हैं, चीजें मतलब कि मूव होती हैं,
कार में अगर आप बच्चे को बैठाओगे तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे ट्रीज मूव हो रहे हैं, बाहर का एनवायरनमेंट मूव हो रहा है, कैसे ये कार चल रही है, तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये चीजें। और वो बेसिकली बिना रोए वहां पे देखता रहता है, कंटिन्यूअसली वे देखता रहता है। ठीक है, तो ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट आपका आता है कलर विजन। शुरू में क्या होता है, बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, जैसे अपना टीवी होता था पुराने टाइम में। तो स्टार्टिंग में बच्चा जब बोर्न होता है तो इनिशियली उसको ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स दिखती हैं, ग्रे दिखता है। ठीक है, पूरी दुनिया को वो ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे शेड में देखता है। और जैसे जैसे बच्चे की मतलब की होता है कि उसका डेवलपमेंट होती चली जाती है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है, धीरे धीरे उसका जो विजन है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी लाइफ में कलर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको कलरफुल चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले कौन से कलर्स देखता है, सबसे पहले उसकी रेड और ग्रीन से स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले व्हाइट और शेड्स ऑफ ग्रे आ जाएंगी, ब्लैक आ जाएगा बिल्कुल जब बॉर्न होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो उसकी एबिलिटी होती है कलर्स को देखने की वो बढ़ जाती है, और सबसे पहले उसके बाद वो रेड एंड ग्रीन कलर देख पाता है। फिर धीरे धीरे येलो एंड स्काई ब्लू, ब्लू, ये सारे कलर्स बाद में आते हैं। देन आपका आता है विजुअल प्रेफरेंसेस। बच्चे को क्या चीजें पसंद होती है नॉर्मली। जनरली क्या होता है, बच्चा ना फेस को, लोगों के जो फेस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उनको नोटिस करने की कोशिश करता है कि कोई पर्सन उसकी तरफ देख रहा है, ये पर्सन है कौन, ये जानने की कोशिश करता है। ठीक है, बिल्कुल वेरी यंग एज से, बिल्कुल जब बच्चा बोर्न होता है थोड़ा सा उसको पहचानना स्टार्ट करता है लोगों को, फेस को रिकॉग्नाइज करता है सबसे पहले। ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, उसको समझने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है बजाय कि सिंपल चीजों की। जितनी कॉम्प्लेक्स चीज होगी बच्चे के सामने उतना ही वो इंटरेस्ट लेके उसको देखता है, जितनी सिंपल होती है उनको इतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखता। देन विजुअल एक्टिविटी आती है बच्चे की इसमें, विजुअल डेवलपमेंट में, कि बेबीज विजन शार्पन्स ग्रेजुअली ओवर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। जैसे कि बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि उसको थोड़ी थोड़ी चीजें दिख रही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही होती। जब उसकी बहुत ज्यादा क्लोज होती है चीजें तब उसको क्लियर दिख रही होती है, लेकिन 6 महीने के साथ साथ विजन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, और अब उसको जो उसका विजन था वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली आपको पैरेट के बच्चे को देखना, पैरेट का बच्चा होता है ना, स्टार्टिंग में उसके आईज के ऊपर परत जमी होती है, कवरिंग होती है, लेयर होती है। धीरे धीरे जैसे कि उसकी एज बढ़ती रहती है, वो कवरिंग धीरे धीरे पील ऑफ करके हटती चली जाती है, और उसका विजन भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चे के साथ होता है, बच्चे की आईज पे कवरिंग नहीं होती, लेकिन उसका जो विजन होता है वो थोड़ा सा ये होता है कि उसकी चीजें पास आएंगी तो क्लियर देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। जैसे जैसे वो मतलब कि बड़ा होता जाएगा, 6 महीने के बाद उसकी चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी स्टार्ट होती है, वो थोड़ा सा दूर का देखना स्टार्ट कर देता है। देन है विजुअल डेवलपमेंट माइलस्टोन। कौन कौन से विजुअल डेवलपमेंट माइलस्टोन होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है जो आपको एज के साथ अचीव करने होते हैं, कौन कौन से माइलस्टोन होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या देख रहा है कि ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है, उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, जो भी उसके फैमिलियर फेसेस है जिनके साथ जो इसके केयर गिवर हैं उनको देखना स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होती चली जाती है। तो माइलस्टोन इसकी क्या है कि उसको इस एज में क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट की चीजें जो उसकी नीड है बेसिक, उसको वो देखना सीखता है। जैसे कि आपकी मिल्क की जो बोतल होती है उसको पहचानना सीखेगा, व्हाइट कलर की है वो जनरली पहचान जाएगा उसको। ठीक है, धीरे धीरे जो भी चीजें वो यूज कर रहा है उन सब चीजों को की तरफ वो देखता है, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, पहचानने की वो चीजें कोशिश करता है नॉर्मली। ठीक है, overall during the first year of life baby's vision develop rapidly allowing them to explore and learn about the world around them through their eyes। जनरली क्या होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बेबीज का जो विजन है बहुत तेज गति के साथ डेवलप होता है, और इस वक्त बच्चे को बेसिकली अलाउ करना चाहिए कि जितनी ज्यादा से ज्यादा वो चीजें देखना चाहता है उतनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हम उसको देखने दें। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल एज गिवन बाय आंसवर्थ। ये हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था, जिसमें क्वेश्चन था हमारा अटैचमेंट स्टाइल्स के ऊपर, एक टॉपिक आया था हमारा, उसमें हमने अटैचमेंट स्टाइल किया था, सेम वही चीज है। ठीक है, तो उसमें हमने 4 अटैचमेंट स्टाइल किए थे, 4 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पे 3 कैटेगरी दी हुई है एंसवर्थ ने। तो कौन कौन से अटैचमेंट स्टाइल है कि एक बच्चा बोर्न होता है तो उसकी अटैचमेंट किस किस तरीके से होती है, किस तरीके की उसकी अटैचमेंट होगी उसके केयर गिवर के साथ, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 आपके अटैचमेंट स्टाइल दिए गए हैं, एक है सिक्योर अटैचमेंट, एक है इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट, एक है इनसिक्योर एम्बिवेलेंट रेजिस्टेंट अटैचमेंट। अब ये क्या होता है ये हम देखते हैं एक पिक्चर के थ्रू। ठीक है,
ये आपके यहाँ पे 4 अटैचमेंट स्टाइल दिए हुए हैं, कई जगह पे 3 कैटेगरी होती है इंसवर्ट की, कई जगह पे 4 कैटेगरी होती है। तो नॉर्मली हम 4 कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी हमने प्रीवियस क्लासेस में 4 ही अटैचमेंट स्टाइल के बारे में बात की है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, हेल्दी कम्युनिकेशन एंड इमोशनल अवेयरनेस। सबसे पहले तो हमने देखना है कि यहाँ पे क्या है, जो कम्युनिकेशन है बच्चे के साथ वो हेल्दी है, इमोशनली वो अवेयर है अपने आप से, दूसरों के इमोशन से, ठीक है। जब भी उसको हेल्प की जरूरत होती है बच्चे को, तब वो हेल्प मांग लेता है, ठीक है। अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मे हैव ए हिस्ट्री ऑफ केयर गिवर्स हु आर रिस्पॉन्सिव बट अलाउ फॉर एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं या केयर गिवर हैं, वो उसको एक्सप्लोर करने की फ्रीडम दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवर प्रोटेक्टिव है, एक्सप्लोर करने की फ्रीडम दे रहे हैं। लेकिन जहां पे भी उनको लगता है कि बच्चे को जरूरत है, आपकी नीड है, अब वो बच्चे के पास आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन साथ के साथ उसको उन्होंने फ्रीडम भी दी हुई है ताकि आप एक्सप्लोर कर सके, बच्चा एक्सप्लोर कर सके। ये होते हैं सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। देन आपका नेक्स्ट आता है एम्बिवेलेंट एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, नीड फ्रिक्वेंट रीअश्योरेंस एंड क्लोज रिलेशनशिप। अब यहाँ पे बच्चा है ना बेसिकली अपनी मदर को या उसके केयर गिवर को छोड़ना नहीं चाहता, उसकी बहुत ज्यादा क्लेंजी हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके मतलब कि चिपका रहने वाला जो होता है बेसिकली। उसको ये रहता है कि उसकी मदर से उसको मतलब कोई दूर ना कर दे, उसके अंदर फियर रहता है, हमेशा डर रहता है कि उसकी मदर से या केयर गिवर से उसको कोई दूर ना कर दे। और वो जनरली क्या होता है कि इनडायरेक्टली वे में आपकी हेल्प मांगता रहेगा, केयर गिवर की हेल्प मांगता रहेगा। और इस वक्त बच्चे को है ना बेसिकली एंजाइटी और जेलसी हो सकती है, ठीक है। बच्चा एंजाइटी या जेलसी फील कर सकता है। मे हैव ए हिस्ट्री ऑफ केयर गिवर वो आर इनकंसिस्टेंटली रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे क्या होता है कि इनकंसिस्टेंट वे में वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। इनकंसिस्टेंट वे में मतलब कि उनका अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट होता है। जनरली ये हो सकता है कि जब बच्चे को हेल्प की जरूरत है तो कभी वो कर रहे हैं, कभी वो नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे को है ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा बेसिकली ऐसा सोच रहा है कि कहीं मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के ना चले जाएं, मुझसे दूर ना चले जाएं। तो इनडायरेक्ट वे में वो बार बार वो हेल्प मांगता रहता है, या बिल्कुल नहीं मांगता। कई बार ये होता है कि इनडायरेक्ट वे में हेल्प मांगेगा या फिर बिल्कुल नहीं मांगेगा, कई बार ये भी हो सकता है। और धीरे धीरे बच्चा है ना जेलस होना या उसको एंजाइटी होना भी स्टार्ट हो सकती है। देन नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अवॉइडेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने केयर गिवर के साथ। और इमोशनली वो रेगुलेट नहीं, इमोशंस को नहीं समझ रहा बेसिकली। अपने इमोशंस को भी नहीं दिखा रहा है, अपने पेरेंट्स के इमोशंस को भी, अपने केयर गिवर के इमोशंस को भी नहीं समझ रहा है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चा है वो स्ट्रगल कर रहा है हेल्प मांगने के लिए। यहाँ पे वो हेल्प नहीं मांगना चाह रहा, मतलब हो सकता है उसको नीड हो लेकिन वो हेल्प नहीं मांग रहा, ठीक है। सेल्फ रिलायंट हो सकता है, अपने आप पे मतलब कि रिलाई करना, अपने आप पे यकीन होना, अपने आप सारे काम करने की मतलब की चेष्टा रखता हो। और मे हैव ए हिस्ट्री ऑफ absent और इमोशनली नेग्लेक्टफुल केयर गिवर। इस वक्त जो होते हैं आपके पेरेंट्स किस टाइप के होंगे, इसमें केयर गिवर किस टाइप के होंगे, जब बच्चे को जरूरत है अपने इमोशंस में, अपने इमोशनल अप डाउन में, तब उसके जो केयर गिवर है उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए इसको अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा एंशियस होता है, उसको एंजाइटी होता है, स्ट्रगल करते हैं, जेलसी फील करते हैं, तो इसलिए इसको एम्बिवेलेंट एंशियस बोला गया है, ठीक है। देन लास्ट आपका आता है डिसऑर्गेनाइज बच्चा। डिसऑर्गेनाइज मतलब कि अटैचमेंट स्टाइल, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो बच्चा है वो डिसऑर्गेनाइज है। कभी वो बहुत अच्छे से मतलब कि बिहेव कर रहा है, कभी वो बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। मतलब कि उसका कोई पर्टिकुलर वो चीज नहीं है कि हाँ इस तरीके से मुझे बिहेव करना है। जनरली क्या होता है इस वक्त बच्चे के अंदर ना रिजेक्शन का फियर हो सकता है, एंशियस भी हो सकता है। मतलब कि इस वक्त जो बच्चे के अंदर वो आएंगी, उसका जो क्वालिटीज आएंगी या कैरेक्टरिस्टिक आएंगी, वो इन दोनों की मिक्स आएंगी। एंशियस भी हो सकता है वो, और अवॉइडेंट भी फील कर सकता है, दोनों की कंबाइन करके। मतलब बी और सी, सेकंड और थर्ड को हम कंबाइन करके ये हमारा डिसऑर्गेनाइज बनता है। कि बच्चे या तो कई बार बहुत ज्यादा चिपकते हैं, कई बार बिल्कुल अवॉइड कर देता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अवॉइडेंट भी आएगा और एंशियस भी फील करेगा। कई बार वो रिजेक्शन से डरता है, कई बार वो ट्रस्ट नहीं करता अपने पेरेंट्स पे, अनप्रिडिक्टेबल उसका बिहेवियर होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पुल करना बच्चों को, या फिर एक्ट करना, या बहाने बनाना, या फिर जनरली क्या होता है कि एब्यूज करना। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है उसके साथ कि उसको लोग बुली कर रहे हो, या उसके पेरेंट्स ने ही उसको बुली किया हो, कई बार बोला हो, कई बार हम जैसे टोंट वगैरह मार देते हैं, या फिर उसको बच्चे को बुरा लग गया हो। ये चीजें भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं।
ये चार बेसिकली आपकी अटैचमेंट स्टाइल थे। फर्स्ट था सिक्योर, जब बच्चा और जो केयर गिवर है उसका हेल्दी रिलेशनशिप है। सेकंड था जब बच्चा जेलसी फील करता है या फिर एंजाइटी फील करता है, उसको बहुत ज्यादा क्लिंजी हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब कि चिपकने वाला बिहेवियर हो जाता है अपने केयर गिवर के साथ। देन अवॉइडेंट था जब बच्चा इंडिपेंडेंटली सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है और उसके जो पेरेंट्स है वो इमोशनली उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, जब उसको नीड होती है तब वो उसको हेल्प नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहा है इसलिए बच्चा। देन डिसऑर्गेनाइज में बहुत आ जाते हैं, एंशियस भी फील करता है और अवॉइडेंट भी फील करता है। और इस वक्त क्या होता है कि बच्चे के साथ जो हिस्ट्री है वो कैसी है, अब्यूज की है, चाइल्डहुड ट्रॉमा। ठीक है, ये आपकी चार आपके अटैचमेंट स्टाइल हैं जो आपकी एंसवर्थ ने दिए हैं। ठीक है, एंसवर्थ के ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका बेसिकली है कि डिस्कस फ्राइड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी। जो सिगमंड फ्राइड जी थे उन्होंने आइडेंटिटी के बारे में क्या क्या चीजें बताई हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका बेसिकली इसके अंदर है जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है वो दिया है इड ईगो सुपर ईगो का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी करवाई थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। और सबसे पहले इन्होंने बेसिकली क्या किया था, ह्यूमन माइंड को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट आपका था कॉन्शियस, सेकंड अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ठीक है, तीन थे। कॉन्शियस हो गए जिससे आप फुल्ली अवेयर होते हो, सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस हो गए जिससे आप अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालते हो, देन आपको चीजें याद आती हैं। देन थर्ड था अनकॉन्शियस जिसमें हमारी सारी चीजें जो रिप्रेस फीलिंग होती है और जो चीजें हमें याद नहीं होती हैं वो सारी उसमें स्टोर होती है। ठीक है, तो फ्राइड जी ने बेसिकली आइडेंटिटी को लेके काफी सारी चीजें दी हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए वो सारे हमें यहाँ पे करने हैं। तो फर्स्ट हमने माइंड के बारे में बात की कि सिगमंड फ्राइड जी ने माइंड को तीन टाइप से डिवाइड किया है। इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में इन्होंने बात की है। उसके अलावा इन्होंने किस चीज की बात की है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में? फर्स्ट इन्होंने बात की है ह्यूमन पर्सनैलिटी की। ह्यूमन पर्सनैलिटी को इन्होंने तीन टाइप से डिवाइड किया है, इड ईगो और सुपर ईगो। इध हमारा क्या होता है, इंस्टिंक्ट, जहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है और जो भी चीज हमें उस वक्त मतलब कि नीड होती है या फिर जो भी चीज हमारा लेने का मन होता है, हम किसी भी कीमत पे वो चीजें चाहते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता वो हमसे बिलोंग करती है नहीं करती है, हमारे पास है नहीं है, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बच्चे के अंदर होता है, बेसिकली एक बच्चे को कोई चीजें चाहिए होती है तो उसके अंदर उसको चाहिए ही होती है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास वो चीजें हैं नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने ईद के बारे में बताया कि ये बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होती हैं आपकी। ईगो आपकी रियलिटी होती है कि ईगो बेसिकली डील करती है रियलिटी से जो कि बैलेंस करके चलती है ईद और सुपर ईगो में, और कैसी किसी भी चीज को हम पा सकते हैं रियल वर्ल्ड में। ठीक है, ईगो आपकी वही बताती है। देन सुपर ईगो आती है, सुपर ईगो के अंदर बेसिकली आपके मोरल्स आ जाते हैं कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आपके मोरल्स आ जाते हैं। देन नेक्स्ट आपको बताया था साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये बेसिकली वर्क करती है प्लेजर प्रिंसिपल पे, कि हमारी लाइफ में बेसिकली आपकी काफी सारी स्टेजेस होती हैं लाइफ में, और बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे प्लेजर कहाँ से मिलता है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आपकी वो चीजें बताती है। जैसे कि इन्होंने बताया था कि इन्फेंसी स्टेज होती है, उसके अंदर जो आपको प्लेजर मिलता है वो आपको ओरल से मिलता है, माउथ से मिलता है। ठीक है, फर्स्ट आपकी ओरल स्टेज होती है जिसको हम इन्फेंसी स्टेज भी बोलते हैं, 0 to 2 ईयर। यहाँ पे जो प्लेजर मिलेगा ओरल से मिलेगा, माउथ से मिलेगा, कि बच्चा यहाँ पे सक करता रहता है। नॉर्मली कोई भी चीज आप उसको दे दो, टॉय दो, वो नॉर्मली मुंह में लेके जाता है उस चीज को। ठीक है, इस वक्त बच्चे को प्लेजर मिल रहा है माउथ से, उसको मतलब कि जैसे कि फीड करने के लिए या फिर उसको खाना खाने के लिए माउथ चाहिए होता है। ठीक है, उसको कोई भी चीज होगी वो माउथ में लेके जाएगा। उसकी जो बेसिक नीड है वो क्या है कि उसको खाना चाहिए नॉर्मली। सेकंड आपकी आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज में बेसिकली क्या होता है, जो उसको रिलीफ मिलता है, जो उसको प्लेजर मिलता है वो बोवल मूवमेंट के साथ मिलता है। बच्चा इस वक्त टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। ठीक है, देन आता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में बेसिकली क्या होता है, अटैचमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, अपने जो केयर गिवर हो सकते हैं उसके या मदर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना। ठीक है, या फिर अपोजिट, जैसे कि लड़की है तो मदर के साथ फादर के साथ अटैचमेंट होता है, और अगर लड़का है तो उसका बेसिकली मदर के साथ ज्यादा अटैचमेंट होता है। ठीक है, देन आपकी लेटेंसी स्टेज आती है। देन आपकी आती है इसके अंदर जेनिटल स्टेज। ठीक है, लेटेंसी स्टेज आती है कि बच्चा धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी मतलब कि पहचान रहा होता है। फिर जेनिटल स्टेज में आती है कि अपोजिट अट्रैक्ट, अब उसको इंटीमेसी चाहिए होती है उसकी
सेक्सुअल डिजायर्स यहाँ पे मतलब कि बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये आपकी बेसिकली सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा सा हम लोगों ने पहले डिटेल में भी किया हुआ है। ठीक है, इसको किया है ना हमने इसको डिटेल में, या नहीं किया है? किया है। नहीं किया? किया है अपन ने पहले किया है। अच्छा ठीक। एक बारी हम और कर लेते हैं इसको, डिटेल में कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि मेरे सारे मतलब कि एक जैसे स्टूडेंट हैं, तो मुझे थोड़ा सा माइंड में ध्यान नहीं है। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको हाँ। इसके अंदर बताया था ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में नॉर्मली आपका 0 to 2 ईयर आता है, कुछ जगह पे 0 to 1 ईयर भी ये लोग दिख देते हैं। ठीक है, इसके वक्त आपको बेसिकली जो प्लेजर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? आपको माउथ से मिलेगा। ठीक है, इसकी इमेज भी मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए इसको समझने में। ठीक है, ये हमारी, इसको डिटेल में थोड़ा सा हम कर लेते हैं। कुछ जगह पे 0 to 1 ईयर आपको मिल जाएगा, कुछ जगह पे 0 to 2 ईयर में मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चे को बेसिकली जो प्लेजर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? सब करने से या चीजों को टेस्ट करने से। वो बच्चे को बेसिकली कोई टॉय दोगे या कुछ भी चीजें दोगे, वो मुंह में लेना पसंद करता है। एनल स्टेज आती है। एनल स्टेज में अंदर क्या होता है? बेसिकली बोवल मूवमेंट से या पॉटी ट्रेनिंग से उसको रिलीफ मिलता है, प्लेजर मिलता है। बच्चा इस वक्त क्या सीखता है? नॉर्मली 2 to 3 ईयर में बच्चा सीख रहा होता है पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, बोवल मूवमेंट करना। देन फैलिक स्टेज आती है, जो कि आपकी 3 to 6 ईयर होती है, अर्ली चाइल्डहुड भी जिसको हम बोल सकते हैं। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, बॉयज होते हैं, वो मदर के साथ ज्यादा अटैच होंगे, और जो गर्ल्स होंगी वो अपने फादर के साथ ज्यादा अटैच होंगे। मतलब अपोजिट जेंडर होगा, लेकिन अपने मदर या फादर के रूप में। ठीक है, देन लेटेंसी स्टेज आएगी आपकी। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है कि सेम सेक्स वाले पीयर्स होते हैं, मतलब सेम एज ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें भी सेम जेंडर वाले बच्चे, उनके साथ बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और उनसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अगर लड़का है तो लड़की, उसके सारे दोस्त होंगे, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी। लड़की है तो लड़की के साथ ज्यादा मतलब कि लड़कियों के साथ वो लड़की ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी, और उनसे ज्यादा से ज्यादा वो इंटरेक्ट करेगी। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकती है, उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बारे में वो पूछ सकती है। ठीक है, ये आपकी स्टेज होती है बेसिकली 6 to 14 ईयर भी हम बोलते हैं, 6 to puberty। देन बियॉन्ड पॉवर्टी आती है आपकी जेनिटल स्टेज, जहाँ पे आपको अपोजिट सेक्स पीयर्स जो होते हैं उनके साथ ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है। जैसे अगर लड़की है तो लड़की के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी, लड़का है तो लड़की के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा। ठीक है, ये आपकी जेनिटल स्टेज होती है। तो ये बेसिकली सिगमंड फ्राइड जी ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म से पहले एक और है हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने बताया सिगमंड फ्राइड जी ने, कि जो फैलिक स्टेज होती है आपकी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, हमने एक पढ़ी फैलिक स्टेज 3 to 6 ईयर। इस वक्त क्या होता है, जो बॉयज होते हैं वो मदर के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, और जो गर्ल्स होते हैं फादर के साथ ज्यादा अटैच होते हैं। ये जो फैलिक स्टेज होती है, यहाँ पे बच्चे की बेसिकली आइडेंटिटी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। उसको ये पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि बेसिकली मेरी आइडेंटिटी क्या है, एज ए जेंडर मैं बॉय हूँ या मैं गर्ल हूँ। ठीक है, और यही वो स्टेज होती है जहाँ पे ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है। इसके बारे में मैंने शायद थोड़ा सा बताया था कि ऑडिपस बेसिकली एक किंग का नाम था, जो कि अपनी मदर के साथ रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने फादर को मार दिया था। ठीक है, एक राजकुमार आप लगा सकते हो। इलेक्ट्रा एक बेसिकली राजकुमारी थी, जिन्होंने अपने फादर के साथ इतनी अटैच हो गई थी इस वाली स्टेज में, फैलिक स्टेज में, कि उन्होंने अपने मदर को मार दिया, उनका मर्डर कर दिया था, ताकि वो अपने फादर के साथ रह सके, क्योंकि वो अपने फादर को अपने मदर के साथ भी इवन शेयर नहीं करना चाहती थी। ऑडिपस अपने मदर के साथ शेयर अपने मदर को बेसिकली अपने फादर के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है, यहाँ पे आप आइडेंटिटी फॉर्म होती है, आपको ये पता चलता है कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। आपको ये एहसास होगा कि आप बॉय हो या गर्ल हो। इससे पहले बेसिकली बच्चों को ना इतना ज्यादा मतलब कि पता नहीं होता कि हम बॉय हैं या गर्ल हैं, उनको अपने बारे में इतना ज्यादा मतलब कि रियलाइजेशन नहीं होता। देन आता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आता है जो आपकी ईगो और सुपर ईगो को बैलेंस करने का काम करता है। जैसे कि इसके अंदर हमने काफी सारे डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप पढ़े थे। अपने गुस्से को, अपनी एंजाइटी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे डनायल हमने पढ़ा था कि आप चीजें मना ही कर दो, कि ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिस भी चीज से आपको एंजाइटी होती है।
डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल दो, जब गुस्सा इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते तो वो ऑटोमेटिकली हमारी मतलब कि एंजाइटी शांत होना स्टार्ट हो जाती है। रिप्रेशन हमने पढ़ा था कि चीजों को रिप्रेस करके रखना, जो चीजें एंजाइटी देती है उसको अनकॉन्शियस माइंड में भेज दो, रिप्रेस कर दो। ठीक है। ऐसे हमने और भी पढ़े हैं। सब्लिमेशन पढ़ा था। बेसिकली सब्लिमेशन में क्या होता है कि हमने गुस्सा तो निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट की तरह, लेकिन एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में निकालना होता है, कि ऐसी जगह पे निकालो जहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ना हो किसी और को। जैसे आपने पंचिंग बैग पे मतलब कि गुस्सा निकाल दिया, स्पोर्ट्स खेल के गुस्सा निकाल दिया, इस तरीके से। ये डिफेंस मैकेनिज्म था। कि बेसिकली आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है कि आपकी जितने भी आपको गुस्सा आ रहा होता है या फिर आपकी एंजाइटी होती है उसको बैलेंस करने का काम करता है। आपकी ईद ईगो सुपर ईगो में बैलेंस लेके आता है। ठीक है। तो ये बेसिकली फ्राइड ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, इनको आप डिटेल में भी लिख सकते हो अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स में। अगर क्वेश्चन आता है पूरा प्रॉपर कि डिस्कस फ्राइड कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में भी लिख सकते हो। जैसे ईद ईगो सुपर ईगो है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में आप अनकॉन्शियस कॉन्शियस सबकॉन्शियस ये सारी चीजें लिखो, और उसको एक एक लाइन में दो दो लाइन में डिस्क्राइब कर दो। देन ईद ईगो सुपर ईगो लिखो, उसको दो दो लाइन में मतलब डिस्क्राइब कर दो कि ह्यूमन पर्सनैलिटी को 3 टाइप से डिवाइड किया गया, ईद ईगो सुपर ईगो, दो दो लाइन। देन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस लिख दो, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब कि आपने बेसिकली क्या करना है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 2 या 2.5 पेज भर देने हैं उसमें। ठीक है, इग्नू के पेपर में। देन एक क्वेश्चन आपका और है, विग्योस्की पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। विग्योस्की थे जो बेसिकली उन्होंने कौन कौन से पर्सपेक्टिव दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने क्या कहा है, वो इस क्वेश्चन में उनसे हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है। सिंस विग्योस्की पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है जो आपकी मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होती है। तो विग्योस्की पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट फोकस ऑन आइडिया दैट सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस प्ले क्रूशियल रोल इन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप मेंटली। कोई भी बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होगी, बच्चा कैसे सीखेगा, मेंटली वो कितना स्ट्रांग बनेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, आपके कल्चर पे, और आप कैसे लोगों से इंटरेक्शन करते हो, सोशल इंटरेक्शन कितना हो रहा है आपकी लाइफ पे, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके थ्रू जो बच्चा है वो मेंटली डेवलप होता है और नई नई चीजें सीखता है। ठीक है। इस चीज के बारे में उन्होंने बात की थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं। जैसे फर्स्ट उन्होंने दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर विग्योस्की बोलते हैं कि कोई भी ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है बेसिकली गैप होता है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली कौन कौन सी चीजें कर सकता है, और विद द हेल्प ऑफ टीचर या विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स वो क्या चीजें कर सकता है। उसका जो गैप होता है कि जैसे कि हमारे अंदर पोटेंशियल होती है लेकिन हमें एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तो सही गाइडेंस के साथ और सही मतलब कि पोटेंशियल के साथ हम क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, और हम इंडिपेंडेंटली विदाउट किसी की गाइडेंस की क्या चीजें अचीव कर रहे हैं, उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देन एक नेक्स्ट आता है आपका स्कार्फ फोल्डिंग। स्कार्फ फोल्डिंग होता है बेसिकली कि हम विद द गाइडेंस क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। ठीक है। हम अपने मास्टर कैसे बन सकते हैं, हम चीजों पे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, हम चीजों में ज्यादा से ज्यादा अगर हमें कोई सपोर्ट करे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो इसके अंदर आता है बेसिकली आपका। जैसे ये आपकी स्कार्फ फोल्डिंग होती है, जैसे कि ये पर्सन इसको हेल्प कर रहा है, देन यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं लोग, अपने आप आगे बढ़ गए यहाँ पे स्कार्फ फोल्डिंग में। लेकिन स्टार्टिंग में आपकी कुछ लोग बीच बीच में आपकी हेल्प करते रहेंगे, थ्रू आउट द आपकी लाइफ में वो हेल्प नहीं करेंगे लेकिन बीच बीच में हेल्प करते रहेंगे आपको आगे मतलब कि बढ़ाने में। ठीक है। ये आपका स्कार्फ फोल्डिंग होता है। तो स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में इन्होंने बात की है। Vygotsky emphasized the importance of scaffolding. Scaffolding क्या कितनी जरूरी है, which is providing support and guidance to a child within their ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के साथ साथ उनको अगर सपोर्ट और गाइडेंस मिल जाए तो ऐसे बच्चा बेसिकली सपोर्ट के साथ बच्चे को ये चीजें नई स्किल लर्न करने में ये चीजें हेल्प करती है और बच्चा अपने आप मास्टर बन सकता है। ठीक है। इनका बेसिकली ये मानना है कि कोई भी बच्चा ना अकेले बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकता, मतलब विदाउट गाइडेंस वो अपनी लाइफ में मास्टर नहीं बन पाएगा। तो आपको है ना कहीं उसको ग्रेजुअली सपोर्ट करने की जरूरत होती है, बच्चे को उसको गाइड करने की जरूरत होती है। जब बच्चे को आप गाइड करोगे तो वो मास्टरी अचीव कर देगा, अकेला नहीं कर सकता, उसके अंदर पोटेंशियल है लेकिन उसको सही गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है। स्कार्फ फोल्डिंग बेसिकली बोलता है कि जेडपीडी के अंदर ही, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर ही बच्चे को गाइड करो, सपोर्ट करो जब भी उसको नीड है तब। ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब बच्चा कॉम्पिटेंट बन जाए, अपने आप जब चीजों को करना इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर दे, तब उसकी जो सपोर्ट है वो आप हटा लो।
जैसे बच्चा होता है ना, नॉर्मली हम बच्चे को बाइसिकल चलाना सिखाते हैं, तो उसको हम सपोर्ट करके रखते हैं जब बच्चा नया नया सीखता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब हमें लगता है कि हाँ अब बच्चा कर लेगा, तो हम पीछे से उसको छोड़ देते हैं, मतलब कि जो उसकी बाइसिकल होता है उसको छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली खुद मतलब चलाना सीख जाता है, इंडिपेंडेंट बन जाता है। स्काफ फोल्डिंग ये बोलती है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलता है कि विद द गाइडेंस क्या कर सकता है और विदाउट गाइडेंस क्या कर सकता है, उसका जो गैप होता है वो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम उसको आजाद कर देंगे नॉर्मली अपने आप से, ठीक है। फिर हम उसको गाइडेंस नहीं दे रहे। देन कल्चरल टूल्स एंड सिंबल्स इसके अंदर आ सकते हैं। कल्चरल टूल्स एंड सिंबल्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी लैंग्वेज क्या है। जैसे बच्चा जो होता है ना, जो उसकी मदर टंग होती है, जो उसकी बेसिक लैंग्वेज होती है, सिंबल्स के थ्रू या नंबर्स के थ्रू उसको कुछ सिखाया जाए तो बच्चा जल्दी सीखता है वो चीजें, ठीक है। तो जैसे कि आप बच्चे को माइंड को शेप कर सकते हो, बच्चा कुछ समझना चाहता है उसमें उसकी हेल्प कर सकते हो कैसे, लैंग्वेज के थ्रू उसको नंबर सिखाना, ठीक है। कल्चर में, हमारे कल्चर में ये चीजें यूज होंगी, तो हम अपनी मदर टंग का यूज करते हुए अगर सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, बजाय कि वैसे। देन रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन क्या है, इसके बारे में बताइए कि रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन क्या है, कि जितनी ज्यादा बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है, जितना ज्यादा अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, जितना पीयर्स के साथ सेम एज ग्रुप वाले लोगों के साथ करेगा, जितनी ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेगा, उतना ही वो ज्यादा चीजें सीखेगा, ठीक है। तो रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन क्या है कि बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। देन एक आपका आता है प्राइवेट स्पीच। Vygotsky observed that children often talk to themselves while solving problems or completing tasks. कई बार क्या होता है ना कि हम कोई भी टास्क कर रहे होते हैं, कोई भी चीजें कर रहे होते हैं, तो हम अपने अंदर से बोलते रहते हैं ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ये मैं बेटर तरीके से कर सकता हूँ। हम अपने आप से बात कर सकते हैं कि शायद इस चीज को इस तरीके से हम कर, ठीक है। तो बेसिकली जो विगोस्की ने ये चीजें दी हैं, स्किल्स दी हैं, इसके अंदर आपकी यहाँ पे चार कॉन्सेप्ट की इन्होंने बात की है कि इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसका कर लेंगे, ठीक है। दो तीन कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए हैं और उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में मतलब कंटिन्यू करेंगे।